जीआईएस की ऑनलाइन स्टडी में मैं रामपाल भारती कक्षा 10 के सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। और जैसा कि आपको पता है कि हमारे पद्य भाग में 4 पाठ हैं। तीसरी बार हमने चारों पाठों का रिवीजन कर लिया है। जो 4 पाठ थे वो सूर था, तुलसीदास थे, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की 2 कविताएं थी, उत्साह और अटने रही है। और उसके बाद हमने जो लास्ट वीडियो पढ़ा है वो पढ़ा है ऋतुराज की कन्यादान कविता। ये 4 ही पाठ हमारे पद्य भाग में अब बचे हैं और हमने एमसीक्यूज टाइप तैयारी इन 4 पाठों की कर ली है। आज से हम तीसरी बार इसका ऑनलाइन रिवीजन करेंगे, जिसका गद्य भाग का पहला पाठ है और उसका शीर्षक है नेताजी का चश्मा। देखिए, पहला ही प्रश्न बनेगा, स्वयं प्रकाश का नेताजी चश्मा पाठ साहित्य की किस विधा के अंतर्गत आता है? विधा इस प्रकार, विद्या नहीं विधा। साहित्य की ये विधा है कहानी। क्या है? कहानी है। जैसे मैं बात करूं बाल गोविंद भगत, बाल गोविंद भगत रेखा चित्र है, उसकी विधा क्या है? वो एक रेखा चित्र है। जैसे मैं बात करूं लखनवी अंदाज, यशपाल का लखनवी अंदाज क्या है? एक व्यंग्य कहानी है, विधा है। मैं बात करूं मानवीय करुणा की दिव्य चमक, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का लिखा हुआ है, जो फादर कामिल बुल्के के जीवन पर आधारित है, वो क्या है? संस्मरण है। तो एक प्रश्न तो हर पाठ से यहां से बन सकता है कि नेताजी चश्मा साहित्य की किस विधा के अंतर्गत आता है, बाल गोविंद भगत की साहित्य की विधा क्या है, अलावा इसके मानवीय करुणा की दिव्य चमक की विधा क्या है, संस्मरण है, लखनवी अंदाज क्या है, एक व्यंग्य कहानी है। लेखक परिचय पर अपन प्रकाश डालेंगे सबसे पहले कि स्वयं प्रकाश का जन्म सन 1947 1947 ये वह वर्ष है जिस पर हिंदुस्तान को नाज है। हिंदुस्तान की ऐतिहासिक साल है कौन सी? 1947। अर्थात स्वयं प्रकाश का जन्म कब हुआ ये याद रखने में सुविधा रहेगी। नेताजी का आजादी के आंदोलन के साथ योगदान था। इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करके आप एक औद्योगिक प्रतिष्ठान में नौकरी करने वाले बने और आपका बचपन और नौकरी का बड़ा हिस्सा कहां बीता? राजस्थान में। स्वयं प्रकाश एक मैकेनिकल इंजीनियर थे। अलावा इसके आपका जीवन का अधिकांश हिस्सा राजस्थान में बीता। फिलहाल वर्तमान समय में आप स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेकर अर्थात रिटायरमेंट लेने के बाद अब कहाँ रहते हैं? भोपाल में रह रहे हैं। मध्य प्रदेश में जन्म हुआ था, इंदौर में, और वसुधा पत्रिका के संपादन से जुड़े हुए हैं। वसुधा पत्रिका बहुत पुरानी पत्रिका है, हरिशंकर परसाई के समय से निकल रही है। हरिशंकर परसाई इसके संपादक रहे हैं और हरिशंकर परसाई ने इस पत्रिका को जबलपुर से निकाला था। कहां से? जबलपुर से। और हरिशंकर परसाई के बाद बहुत से जो लेखक है वो इस पत्रिका को लगातार निकाल रहे हैं। इसी प्रकार बनारस से और हंस पत्रिका का संपादन शुरू किया था मुंशी प्रेमचंद ने। यह पत्रिका आज भी निकल रही है। दोनों पत्रिकाएं निकल रही हैं, अर्थात हर कवि या लेखक की पीढ़ी है वो इसको संभालती है और ये एक विरासत के रूप में चल रही है। तो वर्तमान समय में स्वयं प्रकाश वसुधा पत्रिका के संपादन कार्य से जुड़े हुए हैं। 8वें दशक में उभरे स्वयं प्रकाश आज समकालीन कहानी के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर हैं। अर्थात 1980 के बाद स्वयं प्रकाश ने लिखना शुरू किया। कब शुरू किया? 1980 के बाद। 1980 के बाद, 8वें दशक का मतलब है 1980 के बाद। और समकालीन कहानी के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर हैं। ये कहानी कैसी? समकालीन यानी तत्कालीन जो समय है और वो समकालीन समय था और आप महत्वपूर्ण हस्ताक्षर रहे हैं। आपके अब तक 13 कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें है नंबर 1
सूरज कब निकलेगा, आएंगे अच्छे दिन भी। कहीं आप ये सोच रहे हो कि 2014 से अच्छे दिन स्टार्ट हुए हैं, नहीं। अच्छे दिन की जो पुस्तक है वो स्वयं प्रकाश ने बहुत पहले ही लिख दी है, और कवि को उम्मीद है कि आएंगे अच्छे दिन भी। आदमी जात का आदमी, कितनी अच्छी रचना होगी स्वयं प्रकाश की, कि मैंने एक आदमी देखा जिसकी जाति आदमी से मिलती जुलती थी। अर्थात इस दुनिया में आदमी की शक्ल सूरत में भेड़िए घूम रहे हैं, शेर घूम रहे हैं, जानवर घूम रहे हैं, सांप घूम रहे हैं, नेवले घूम रहे हैं, गिरगिट घूम रहे हैं, हत्यारे घूम रहे हैं, डाकू घूम रहे हैं, लुटेरे घूम रहे हैं। लेकिन इन सभी लोगों के ऊपर कवि ने क्या, लेखक ने क्या लिखा है? आदमी जात का आदमी और संदान। और उनके बीच में विनय और ईंधन उपन्यास काफी चर्चित रहे। ये उपन्यास का नाम है, बीच में विनय और ईंधन। पुरस्कार मिले, रचनाएं याद रखनी है, पुरस्कार याद रखने हैं। पुरस्कार मिला पहल सम्मान। पहल सम्मान तो मिलेगा ही, क्यों मिलेगा? क्योंकि कवि लेखक का अधिकांश हिस्सा राजस्थान में बीता है और राजस्थान सरकार ये पुरस्कार भी देती है। वनमाली पुरस्कार, वनमाली पुरस्कार, राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार आदि पुरस्कारों से पुरस्कृत किया जा चुका है। मध्य वर्गीय जीवन के कुशल चितेरे स्वयं प्रकाश की कहानियों में वर्ग शोषण के विरुद्ध चेतना है, तो हमारे सामाजिक जीवन में जाति, संप्रदाय और लिंग के आधार पर हो रहे भेदभाव के बारे में भी वर्णन है। देखिए लेखक क्या कहना चाहता है। लेखक यहाँ ये बात कहना चाह रहे हैं कि मिडिल कास्ट, मध्यम वर्ग, कितने संघर्ष पीड़ा के बाद अपने जीवन को चलाता है, ये उसे ही पता है, और उस पर किस किस प्रकार के शोषण होते हैं। इन सभी पर स्वयं प्रकाश ने अपनी कलम चलाई है और समाज की मुख्य धारा से इन्हें जोड़ने का महत्वपूर्ण प्रयास किया है। आपकी कहानियां हिंदी की वाचिक परंपरा को समृद्ध करती है। स्वयं प्रकाश की कहानियों को पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि हमें स्वयं प्रकाश हमारे सामने बैठकर अपनी कहानी को सुना रहे हैं, अर्थात वाचिक शैली में है, मानो कोई वाचन के द्वारा हमें बता रहा हो। वह शैली क्या होती है? वाचिक शैली। देखिए अब नेता चश्मा पाठ का संक्षिप्त परिचय, समरी या सार। देखिए, चारों ओर सीमाओं से घिरे भूभाग का नाम ही देश नहीं होता। बहुत अच्छी पंक्ति है। जैसे कोई ये कहे कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारत है, या ये कहे कि 32,87,263 वर्ग किलोमीटर में फैले देश का नाम भारत है, जिसके चीन, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भूटान आदि की, नेपाल आदि की सीमाएं लगती हैं, वहां तक भारत है। नो, भारत वहां तक नहीं। कि चारों ओर सीमाओं से घिरे भूभाग का नाम देश नहीं होता है। देश बनता है उसमें रहने वाले सभी नागरिकों से। भारत किसका नाम है? 140 करोड़ निवासियों का नाम भारत है। भारत गंगा, यमुना, सरस्वती, घग्गर, रावी, चिनाब, सतलज, प्रयाग, इन सब का नाम भारत है। अरावली, शिवालिक, अलावा इसके उदयगिरी, अलावा इसके जो भारत के जितने भी पर्वत हैं, उन सभी पर्वतों से मिलकर भारत है। फिर तमाम प्रकार के पेड़ पौधे भारत है, तमाम प्रकार की वनस्पतियां भारत हैं, तमाम प्रकार के पशु पक्षी भारत है। ये अगर कोई व्यक्ति ये कहे कि मैं बहुत बड़ा देश प्रेमी हूं, देशभक्त हूं, और उसे पूछे कि भारत की जनसंख्या कितनी है, भारत का क्षेत्रफल कितना है, भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है, भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है, भारत में कितने प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं, भारत का भूगोल क्या है, भारत का अर्थशास्त्र क्या है, भारत की कला क्या है, भारत की संस्कृति क्या है,
विश्व को भारत की देन क्या है, भारत के आविष्कार क्या है, भारत का संगीत क्या है, भारत का कल्चर क्या है, उसे कुछ भी नहीं पता, या इनमें से आधी बातों का पता है, या इनमें से 90% बातों का पता है, तो भी वो देश प्रेमी नहीं। आपको आपके देश की हर वस्तु के बारे में पता हो कि राजस्थान है, राजस्थान में इस प्रकार की संस्कृति है, राजस्थान में महाराणा प्रताप है, रावचंद्र सेन है, रणमल है, इसके अलावा राणा सांगा है, राणा कुंभा है, विजय स्तंभ है, कीर्ति स्तंभ है, चावंड है, इसके अलावा हल्दी घाटी है, अलावा इसके यहाँ पर सीमा मिश्रा है, यहाँ पर वीणा केसट है, यहाँ पर पिंक सिटी है, यहाँ पर झीलों की नगरी है, यहाँ पर स्वर्ण नगरी है, और यहाँ जैसलमेर कितना सुहावना है, यहाँ जोधपुर के दौरे कितने हैं, और यहाँ का रेगिस्तान कैसा है, यहाँ की जलवायु कैसी है, यहाँ के पशु पक्षी कैसे हैं, रेगिस्तान का जहाज ऊँट है तो वो क्यों है, और यहाँ के गोडावण कैसा है, जो राज्य पक्षी है। ये तमाम बातें अगर आपको राजस्थान के संदर्भ में पता है तो इसका मतलब आप राजस्थानी हैं। अब जोधपुरी पगड़ी का नाम ले, पता ही नहीं क्या होती है, मतलब आप राजस्थानी नहीं। कहने का अर्थ यह है कि आपको आपके देश की कल्चर, देश की संस्कृति, देश के विज्ञान, देश का भूगोल, देश की राजनीति, देश का समाज, देश का संविधान, देश की सड़कें, देश के ट्रेन, देश के हवाई जहाज, देश की वनस्पतियां, देश के जंगल, देश के तो तमाम पहाड़, पर्वत, झरने, अगर आपको इनकी जानकारी है, इट मीन्स यू आर इंडियन, आप भारतीय हैं। क्या है, देखो, किसी भी चारों ओर से सीमाओं से घिरे भूभाग का नाम देश नहीं है। इंडिया इज माई कंट्री एंड ओनली आर माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स कहने से देश नहीं बनता है इंडिया, समझ गए? बनता किससे है? देश बनता है उसमें रहने वाले तमाम नागरिकों से, तमाम नदियों से, तमाम पहाड़ों से, पेड़ पौधों से, वनस्पतियों से, पशु पक्षियों से, खेतों से, खलिहानों से, बाग से, बगीचे से, इन सब से मिलकर देश बनता है। और इन सब से प्रेम करने और इनकी समृद्धि के लिए प्रयास करने का नाम ही देशभक्ति है। अगर आपको मोर से प्रेम नहीं है, भैंस से प्रेम नहीं है, गाय से प्रेम नहीं है, बगीचे से प्रेम नहीं है, और लताओं से प्रेम नहीं है, वनस्पतियों से प्रेम नहीं है, देश की लाइट से प्रेम नहीं है, देश की नदियों से प्रेम नहीं है, इट मीन्स यू आर नॉट इंडियन, आप भारतीय नहीं है, आप देश प्रेमी नहीं है, आप देशभक्त नहीं है। और इन सबसे प्रेम करने का नाम ही क्या है? देशभक्ति। यह बात हमें कौन बताएगा? ये कहानी बताएगी। नेताजी चश्मा कहानी कैप्टन चश्मे वाले के माध्यम से देश के करोड़ों नागरिकों के योगदान को रेखांकित करती है। देश में करोड़ों किसान हैं जो देश की सेवा कर रहे हैं, करोड़ों मजदूर हैं जो देश की सेवा कर रहे हैं। कोई सड़क बना रहा है, कोई हॉस्पिटल्स बना रहा है, कोई स्कूल्स बना रहा है, कोई कुछ बना रहा है, कोई कुछ बना रहा है, सब मजदूर लगे हुए हैं। कोई नरेगा में काम कर रहा है, जो नरेगा में काम कर रहा है वो देश का देशभक्त है। अब जो इस देश के निर्माण में अपने अपने तरीके से योगदान देते हैं, अगर आप अपने देश के निर्माण में योगदान नहीं देते हैं तो आप देशद्रोही हैं। आप किसान हैं, खेत में हल नहीं जोत रहे हैं, लावणी नहीं कर रहे हैं, निनाण नहीं कर रहे हैं और किसी प्रकार का खेती कार्य नहीं कर रहे हैं, इट मीन्स आप देशद्रोही हैं। आप विद्यार्थी हैं, आपको पढ़ना चाहिए। ये वीडियो आप नहीं देख रही हैं, जो टीचर्स आपको भेज रहे हैं और आप टाइम पास कर रहे हैं, मतलब आप देशद्रोही हैं। एक मजदूर जिसे सड़क बनाना है, जिसे नदियां चौड़ी करनी है, जिसे पहाड़ों पर रास्ते बनाने हैं और वह ऐसा नहीं कर रहा, मतलब देशद्रोही है। सीमा पर खड़े होकर देश की रक्षा करना या सैनिक की भांति जिम्मेदारी निभाना ही देशभक्ति नहीं है। आप राह चल रहे हैं, राह चलते चलते आपको ऐसा नजर आया कि एक टंकी का नल खुला है और पानी बह रहा है और आप भी चले गए उसको देखकर, मतलब आप देशभक्त नहीं है। आपको देश के संसाधनों से प्रेम नहीं है। आप कमरे के अंदर सो रहे थे और उठ गए, उठने के बाद बाहर चले गए, पंखे का स्विच ऑफ किया ही नहीं, बटन चालू है, पंखा चल रहा है, मतलब आप देशभक्त नहीं है। देशभक्ति की कोई सीमा नहीं होती है, अथाह है, ये अनंत है। इसलिए
क्या कहता है कवि कि इस देश के निर्माण में, अगर आपको इस देश का निर्माण करना है, आपको इस देश को उत्थान की सीढ़ी पर ले जाना है, आपके रगों के भीतर अगर देशभक्ति का लहू दौड़ रहा है, तो अपने अपने तरीके से आपको क्या करना है, योगदान देना है। अगर आप एक कदम आगे चलते हैं और 140 करोड़ लोग ऐसा करते हैं कि हर व्यक्ति एक कदम देश के लिए आगे चल रहा है, तो एक बार में 140 करोड़ कदम आगे निकल रहे हैं। इसलिए कहा जाता है कि किसी भी देश को यदि करना हो बर्बाद, तो उस देश की शिक्षा, संस्कृति और सद्विचारों में लगा दो आग। उस देश पर बमबारी की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि शिक्षा, संस्कृति, सद्विचार से बड़ा कोई हथियार नहीं है। इसलिए यहां पर यह बात नेताजी चश्मा रेखांकित करेगी कि कैप्टन चश्मे वाले की तरह बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपने देश से, देशभक्तों से, क्रांतिकारियों से, स्वतंत्रता सेनानियों से, देश की नदियों से, पहाड़ों से, पर्वतों से, खेतों से, खलिहानों से, बागों से, बगीचों से, पक्षियों से, पशुओं से प्रेम करते हैं, मगर वे दिखावा नहीं करते हैं। ऐसे लोग वास्तव में वंदनीय हैं, प्रातः स्मरणीय हैं, और ऐसे लोगों के कारण ही ये देश, इस देश की संस्कृति बची हुई है। ये बात स्वयं प्रकाश अपनी कहानी नेताजी का चश्मा के माध्यम से बताना चाहते हैं। दूसरी बात, यहां हम आज तीसरे टाइम जो इसका रिवीजन करेंगे, वो करेंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्न बनेंगे। वो किस प्रकार से इस पाठ से बन सकते हैं, अर्थात एमसीक्यू बेस्ड हमारी ये तैयारी है कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन किस प्रकार के यहां से निकल सकते हैं। तो शुरू करते हैं, नेताजी का चश्मा कहानी किस प्रकार से लेखक ने लिखी है। देखिए, हालदार साहब को हर 15वें दिन कंपनी के काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरना पड़ता था। थोड़ा सा ऊपर करो। देखिए, हालदार साहब को हर 15वें दिन कंपनी के काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरना पड़ता था। प्रश्न बन रहा है, इस कहानी का नायक कौन है? हालदार साहब नहीं है, नायक तो इसका कैप्टन है। अब देखो, कहानी किसके इर्द गिर्द घूमेगी? इसका उत्तर क्या है? हालदार साहब। ये कहानी हालदार साहब के इर्द गिर्द घूमेगी। हालदार साहब, देखो हालदार यहां पर हवलदार है कोई, ये मान सकते हैं, और वो अपनी कंपनी के काम के सिलसिले में जाता है। उसकी कोई कंपनी है, कंपनी जातिवाचक संज्ञा, 15वें दिन 15वें संख्यावाचक विशेषण, दिन जातिवाचक संज्ञा, है ना। हर 15वें दिन यहां पर जो, अब देखिए हालदार साहब कितने दिनों से अपने काम के सिलसिले में, कंपनी के काम के सिलसिले में जाते हैं? ऑप्शन मिलेंगे 15, 20, 25, 10। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? 15वें दिन। सिलसिले रीतिवाचक क्रिया विशेषण क्या है? पद परिचय, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। उस कस्बे से गुजरना पड़ता था। उस, दैट टाउन, उस कस्बे, दैट टाउन। दैट के बाद था, दैट क्या है? प्रोनाउन। प्रोनाउन के जस्ट बाद क्या आ रहा है? नाउन। और हेल्पिंग वर्ब नहीं आ रही है। जैसे वह कस्बा है, दैट इज टाउन, वह कस्बा है। इंग्लिश क्या होगी? दैट इज टाउन। दैट के बाद क्या आ रहा है? इज आ रहा है, मतलब यह सर्वनाम है। कौन सा? निश्चयवाचक। और ये हो, वह कस्बा बड़ा है ना। तो क्या इंग्लिश बनाएंगे? दैट टाउन। दैट के बाद में इज नहीं आएगा, तब यहां पर वह क्या बन जाएगा? यहां बन जाएगा सार्वनामिक विशेषण। ठीक इसी प्रकार से यहां उस कस्बे से, तो उस शब्द क्या बन गया? सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण। गुजरना पड़ता था। कस्बा बहुत बड़ा नहीं था। जिसे पक्का मकान कहा जा सके वैसे कुछ ही मकान, और जिसे बाजार कहा जा सके वैसा एक ही बाजार था। कस्बे में एक लड़कों का स्कूल। नंबर 1, कस्बे में एक लड़कों का स्कूल। नंबर 2, एक लड़कियों का स्कूल। नंबर 3, एक सीमेंट का छोटा सा कारखाना। नंबर 4,
2 ओपन एयर सिनेमा घर और नंबर 5 एक नगर पालिका भी थी। प्रश्न बनेगा 2 नंबर का। नेताजी का चश्मा कहानी के आधार पर कस्बे का रेखा चित्र लिखिए। रेखा चित्र का मतलब स्केच, कि कस्बा कैसा था उसका स्केच के माध्यम से रेखा चित्र तैयार कीजिए। अब ये कस्बे की विशेषता है क्या कि एक तो इसमें लड़कों का स्कूल है, एक इसमें लड़कियों का स्कूल है, एक सीमेंट का छोटा सा कारखाना है, 2 ओपन एयर सिनेमाघर है और एक नगर पालिका है। अब ऑब्जेक्टिव टाइप कैसे बनेगा ये सुनो कि नेताजी चश्मा कहानी के माध्यम से कस्बे के रेखा चित्र की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है? अ, एक लड़कों का स्कूल, ब, एक लड़कियों का स्कूल, स, एक सीमेंट का छोटा सा कारखाना और द, एक ग्रेनाइट की फैक्ट्री। तो क्या इसमें ग्रेनाइट की फैक्ट्री है? नहीं है। तो आपका प्रश्न कौन सा सही हो जाएगा? द सही हो जाएगा। इसीलिए एक बार बार कह रहा हूं, जिसने पाठ को बड़े ही गहराई से पढ़ा है, गंभीरता से जिसने पढ़ाई की है, ईमानदारी से जिसने पढ़ाई की है, उसके 40 में से 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस सही होंगे। तो यह प्रश्न बन गया। यह प्रश्न आप असाइनमेंट के रूप में जमा कराने के लिए भी तैयार कर लेना इस प्रश्न को कि कौन सी विशेषता नहीं है। कोई 3 लिखनी है जो इसमें है और कोई एक अन्य लिखनी है अपने हिसाब से, और प्रश्न का निर्माण कर लेना है। नगर पालिका थी तो कुछ न कुछ करती भी रहती थी। जहां नगर पालिका होती है वो कुछ न कुछ करती है। यहां क्या कर रही है? जैसे कभी कोई सड़क पक्की करवा दी, प्रश्न अगला तैयार हो रहा है। नगर पालिका क्या क्या करवाती थी? नंबर 1, कोई सड़क पक्की करवा दी, कभी कुछ पेशाब घर बनवा दिए, और कभी कबूतरों की कोई छतरी बना दी, और कभी कोई कवि सम्मेलन करवा दिया। ये काम उस कस्बे की नगर पालिका करती है। समझ गए? अब इनमें से आएगा कोई एक जो नहीं करती थी, या क्या करती थी, इनमें से एक आएगा, और 3 जो अन्य गलत ऑप्शन है वो आएंगे। इसी नगर पालिका के एक बार पुनः ये सार्वनामिक विशेषण है या संकेतवाचक। इसी नगर पालिका के किसी उत्साही बोर्ड या प्रशासनिक अधिकारी ने एक बार शहर के मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर की प्रतिमा लगवा दी। यह कहानी उसी प्रतिमा के बारे में है, बल्कि उसके भी एक छोटे से हिस्से के बारे में है। नगर पालिका में कोई देशभक्त प्रशासनिक अधिकारी लग गया, उसके दिमाग में एक अच्छा विचार आया कि बाजार, छोटा सा बाजार है, छोटा सा कस्बा है, और वहाँ एक चौराहा है, उस चौराहे पर क्यों न हम एक नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगा दें। विचार को धरातल पर उतारना था, उसने उतार दिया और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक प्रतिमा बना दी। ये कहानी उस प्रतिमा पर आधारित है, बल्कि यूं कहे कि उस प्रतिमा का मतलब है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति। उस मूर्ति के एक छोटे से हिस्से के बारे में ये कहानी है। तो ये बात यहाँ पर लेखक ने अब तक हमें बताई है। आगे लेखक बता रहा है, पूरी बात तो अब पता नहीं, लेकिन लगता है कि देश के अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी नहीं होने और अच्छी मूर्ति की लागत अनुमान और उपलब्ध बजट से कहीं अधिक होने अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी नहीं होने और अच्छी मूर्ति की लागत अनुमान और उपलब्ध बजट से कहीं ज्यादा होने के कारण काफी समय ऊहापोह और चिट्ठी में बर्बाद हुआ होगा, और बोर्ड की शासनावधि समाप्त होने की घड़ियों में किसी स्थानीय कलाकार को यह अवसर देने का निर्णय किया गया होगा, और अंत में कस्बे के इकलौते हाई स्कूल के इकलौते ड्राइंग मास्टर मान लीजिए मोतीलाल जी को ये काम सौंप दिया गया होगा, जो महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का विश्वास दिला रहे थे। देखिए, यहां से जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बनेगा वो इस प्रकार से बनेगा कि देश के अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी नहीं होने और अच्छी मूर्ति के लागत अनुमान और उपलब्ध बजट से कहीं ज्यादा होने के कारण काफी समय ऊहापोह और चिट्ठी पत्री में बर्बाद हुआ होगा। ये लाइन है। यहां से प्रश्न कैसे बनेगा कि नेताजी चश्मा कहानी के माध्यम से क्या प्रशासनिक अधिकारी या प्रशासनिक कर्मचारी
के माध्यम से हमें ये बात पता चलती है कि आज भी सरकारी कार्यालयों में काम है वो काफ़ी सुस्ती से होता है, काफ़ी ढिलाई से होता है। तो वो कौन सी लाइन है? वो यही है कि काफ़ी समय उआपो है। उआपो का मतलब उलझन, करे या न करें, और चिट्ठी पत्र में बर्बाद हुआ होगा। और बोर्ड की शासनावधि समाप्त होने की घड़ियों में, शासनावधि समाप्त होने का मतलब है किसी भी कार्य को करने का एक बजट आता है, उस बजट की एक निश्चित अवधि होती है। जैसे एक एमएलए एमपी के पास बजट आता है कि आपको इस साल में 2 करोड़ रुपए के 3 करोड़ रुपए के विकास कार्य आपको अपने क्षेत्र में करवाने हैं, और अगर वो नहीं करवा पाता है तो उसका बजट लैप्स हो जाता है, वापस सरकार के पास चला जाता है। तो इसको कहते हैं शासनावधि समाप्त होना, अर्थात सरकार का कार्य पूरा होना। किसी स्थानीय कलाकार को अवसर दे दिया गया होगा, वहां कोई लोकल कलाकार होगा, और अंत में उस कस्बे के इकलौती हाई स्कूल के इकलौते ड्राइंग मास्टर। प्रश्न बन सकता है कि उस शहर में कितने हाई स्कूल थे? एक हाई स्कूल है। इकलौते का मतलब एक हाई स्कूल है, और उस स्कूल में एक ड्राइंग मास्टर है। प्रश्न बन सकता है कि उस ड्राइंग मास्टर का नाम क्या होगा? यहां से यह प्रश्न बन सकता है कि क्या हो सकता है, तो उस टीचर का नाम क्या है? मोतीलाल जी। ये काम सौंप दिया गया होगा जो महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का विश्वास दिला रहे थे। अब यहाँ इस पूरे पैराग्राफ का मैं एक साथ अर्थ आपको समझा दूं कि नगरपालिका के पास सरकार से बजट आया कि ये 40-50 हज़ार रुपये का बजट है, आप अपने कस्बे में कोई एक किसी स्वतंत्रता सेनानी की कोई मूर्ति बनवा सकते हैं। अब 4-5 महीने बीत गए सुस्ती में, 2 महीने बचे, बजट वापस जाएगा। इससे पहले किसी को स्थानीय कलाकार को ढूंढा गया और उसे ये कहा गया कि आपको ये मूर्ति बनानी है। उन्हें पता नहीं था अच्छे मूर्तिकारों के बारे में। अब उस स्थानीय कलाकार, मान लो उसका नाम मोतीलाल हो, जो एक स्कूल का ड्राइंग मास्टर था, उसको ये काम सौंप दिया जाता है, और उसने महीने भर में मूर्ति पटक देने का विश्वास। देखो, पटक देने को इन्वर्टेड कोमा में लिखा है, पटक देने को इन्वर्टेड कोमा में लिखा है। यहां से प्रश्न भी बन सकता है, पटक देने से क्या से है? काम को जैसे तैसे समाप्त करने में विश्वास करना। ऑप्शन का क्या ऑप्शन बनेगा? काम को जैसे तैसे समाप्त करना। यहां पटक देने से ये आशय बनता है। और मूर्ति की गहराई में या देशभक्ति की भावना के साथ कार्य नहीं करना या मन लगाकर कार्य नहीं करना, यह पटक देने का काम कर रहा है। जैसे तैसे करते, मारवाड़ी में कहते हैं रान काटना। जैसे आप भी रान काटते हैं, वीडियो को भगा भगा कर देख लेते हैं, और ताकि कोई देखे तो ये देख लेगा कि ठीक है पढ़ लिया इसने वीडियो। नो, ऐसा नहीं करना है, रान नहीं काटनी है। जिस प्रकार यहाँ पटक देने की बात आई है, वहाँ वैसे आपको इस वीडियो को सुनने लेना है, इस वीडियो को अच्छी तरीके से पढ़ना है। आगे लगातार ये जो जारी रहेगा। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।